वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है सुहेल तुर्की और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ जहां पे हम क्लास 11 की एनसीईआरटी जियो की बात करेंगे और देखेंगे कि हमें क्लास 11 की एनसीईआरटी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इससे पहले अगर आपने चेक किया होगा तो मैंने एनसीईआरटी के बारे में सारी वीडियोस बना के आपको दे दी हुई है। यदि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज पहले आप सब्सक्राइब कर लिए ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम पढ़ेंगे कि यूपीएससी यानी आईएएस बनने के लिए और आईपीएस बनने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हमें देखने पड़ते हैं। मैंने पहली बार भी कहा है आपसे कि एनसीईआरटी जो है हमारी बेसिक्स होती है। यदि अगर आपकी एनसीईआरटी सही नहीं है तो भाई आपकी जो स्टैंडर्ड लेवल की बुक्स हैं वो ठीक से आप नहीं पढ़ पाएंगे। आज भी मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा। प्लीज अपनी कॉपी पेन अपने पास रख लीजिए जो जो पॉइंट बता रहा हूँ, और उसके बाद आप प्लीज अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में इसको शेयर भी कीजिएगा और प्लीज मुझे भी सेंड कर दीजिए ताकि वो बच्चे जो इस समय लॉकडाउन के कारण नहीं पढ़ पा रहे, आपकी एक नोट की वजह से उनकी जिंदगी बदल सकती है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, अगर क्लास 11 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट पेज नंबर फर्स्ट खोलते हैं आप, तो टॉपिक का नाम है जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन। अब पहली बात, जब भी हम कोई बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें उसका डिसिप्लिन पता होना चाहिए, यानी उस पता होना चाहिए कि इस बुक में क्या क्या लिखा है, ये बुक हमें किस चीज के बारे में बताती है। बेसिकली जब ये टॉपिक आप पढ़ेंगे तो आपको अपने दिमाग में एक चीज रखनी है। सबसे पहले आपको देखना है कि जियोग्राफी का और हिस्ट्री का क्या रिलेशन है। जियोग्राफी एज ए पॉलिटिकल साइंस क्या कहती है, जियोग्राफी एज ए इकोनॉमिक क्या कहती है, यानी कि हम इसमें डिसिप्लिन की बात करेंगे और रिलेशनशिप की बात करेंगे। क्या आप मानते हैं कि इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द जियोग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस, और इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द जियोग्राफी एंड इकोनॉमी? जी हाँ, जब आप ये पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको इस चैप्टर में जो सीखने को मिलेगा, जैसे हमारे पास अलग अलग टाइप की बुक्स इसमें आती हैं, अलग अलग टाइप की, यानी कि इसकी ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस में क्लाइमेटोलॉजी हो गई, उसके बाद आपकी हाइड्रोलॉजी हो गई, सोयल जियोग्राफी हो गई, जियोमॉर्फोलॉजी हो गई, कल्चरल हो गई, पॉपुलेशन हो गई, इकोनॉमिकल हो गई, हिस्टोरिकल हो गई, पॉलिटिकल। तो आप हर किताब के बारे में देखेंगे कि जियोग्राफी की क्या रिलेशन है बाकी चैप्टर्स के साथ या बाकी बुक्स के साथ। इस चैप्टर को सिर्फ हम इंट्रोडक्शन चैप्टर कहते हैं, यानी यहां से हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, रेस्ट ऑफ द थिंग्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, वो हम पढ़ते हैं। आइए बात करते हैं हम दूसरे चैप्टर की। तो दूसरा चैप्टर हमारे पास है इंडिया लोकेशन। याद करिएगा, मैंने ये चैप्टर आपको क्लास 9 की एनसीईआरटी में भी बताया था। क्लास 9 की एनसीईआरटी जब हम पढ़ते हैं तो क्लास 9 की एनसीईआरटी में ये पहला चैप्टर रहता है, इंडिया साइंस एंड लोकेशन। जब यहाँ पे आप आएंगे तो आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द साइज ऑफ इंडिया, भारत का साइज क्या है। देखिए यहाँ पे आप एक बहुत चीज याद रखिएगा, जब हम मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तो मेंस की आंसर राइटिंग में बच्चा कहता है कि हमें पूरा पता होना चाहिए। क्या सर 2.9.7 पॉइंट वाइज भी हमें देना पड़ता है? जी हाँ बेटा, यदि अगर आप साइज साइज की बात करते हैं तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि भारत पूरा कुल साइज कितना है। सो यू नीड टू रिमेंबर सच ऑफ द फ्यू पॉइंट्स, एंड वंस यू राइट योर आंसर कीप इन माइंड दैट ऑलवेज एज फार एज द मेंस एग्जामिनेशन इज कंसर्न, जो मेंस के एग्जाम पेपर चेक करते हैं वो थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं, लेकिन प्री के एग्जाम से ये इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। जब मैं साइज की बात करता हूं तो साइज में आपको बताना पड़ता है कि भारत किस साइड में पड़ता है, नॉर्थ में कितना है, वेस्ट में कितना है, ईस्ट में कितना है। तो इस तरीके से आपको अपना ग्राफ क्लियर करना पड़ेगा। सो प्लीज यहां पे आप इंडिया को सिर्फ एज ए साइज के तौर पे पढ़ेंगे। फिर बात आती है कि जब हम सर साइज की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि इंडिया जो है 3.38 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है। इसकी पॉपुलेशन इतनी है, इसके ओशियन इतने हैं, जियोग्राफिकली कोस्टल एरियाज कितने हैं, ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ती है। उसके बाद यहीं पे इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे कि भारत के कौन कौन सी नेबरिंग कंट्री, याद करिएगा ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं क्लास 9 की एनसीईआरटी में। मैंने कहा था कि नेबरिंग कंट्रीज कौन सी हैं, तो नेबरिंग कंट्रीज में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान है, श्रीलंका है, उसके बाद आपका बांग्लादेश है, उसके बाद हमारे जो कुछ एरिया भूटान के साथ मिलता है। तो ये एरियाज में आपको बताना है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आप इस चैप्टर को दो हिस्सों से पढ़ सकते हैं, क्लास 9 की एनसीईआरटी में भी और क्लास 11 की एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये आईआर का पार्ट भी बनता है। मैंने पहले भी कहा था इंटरनेशनल रिलेशन में भी हमारा ये पार्ट बन जाता है। चलिए आगे बात करते हैं कि थर्ड चैप्टर जो आता है सर वो हमारा है जो इंटीरियर, द ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, किस तरीके से ये पृथ्वी बनी, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
पृथ्वी किस तरीके से बनी, इस पृथ्वी को कैसे बनाया गया। तो हमें यहाँ पे पढ़नी पड़ती हैं कुछ थेरीज। हम पढ़ते हैं पहले अर्ली थेरीज कौन सी थी। अर्ली थेरीज के बारे में बात करें तो आपको बताया जाता है, सबसे पहले हम यहाँ पे कौन सी थेरी पढ़ते हैं, नेबुलर थेरी पढ़ते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। ये हाइपोथेटिकल थी कि किस तरीके से चपटी थी, पहले ऐसा हुआ, इसके आर्गुमेंट दिए जाते हैं, याद करिएगा। ये आपकी बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अर्ली थेरीज कौन सी थी। उसके बाद अगर हम देखें तो फिर मॉडर्न थेरीज की बात की जाती है इस चैप्टर में। मॉडर्न थेरीज में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बिग बैंग थेरी है। याद करिएगा बिग बैंग थेरी क्या कहती है, किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ, किस तरीके से ये बनाया गया, किस तरीके से सोलर सिस्टम वजूद में आया, प्लेनेट किस तरीके से बने, ऑरिजिन क्या हुआ, टेम्परेचर कैसे ड्रॉप हुआ। और फिर उसके बाद हमारे पास एक जो है मॉडर्न थ्योरीज में ही एक और थ्योरी आती है जिसको कोलिजन थ्योरी कहा जाता है। तो ये भी आपको पढ़नी पड़ेगी, किस तरीके से कोलाइड हुआ और फिर जो है ऑरिजिन हुआ। यहाँ पे सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि थ्योरी बेसिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर है स्ट्रक्चर इन फिजियोग्राफी। स्ट्रक्चर इन फिजियोग्राफी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ने को मिलता है भाई। तो यहाँ पे आपको जो चैप्टर पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ना है इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, सवाल पूछा जाता है। इंडियन डेजर्ट आपको यहाँ पे पढ़ना है। सेकंड यहाँ पे आप पढ़ेंगे द कोस्टल एरियाज। जी हाँ, कोस्टल एरियाज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, कोस्टल एरियाज कहाँ कहाँ पे। एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एरियाज, तो ईस्टर्न साइड में जो है उनके बारे में आप क्या जानते हैं, यानी कि ये चैप्टर आपको एरिया वाइज बताएगा। फिर यहां ही इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे द आइलैंड। दो आइलैंड्स के बारे में पढ़ना है, द आइलैंड आप पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, तो इनके बारे में आप क्या जानते हैं। तो बहुत अच्छी बात है बेटा, यहाँ पे भी आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लक्षद्वीप के बारे में पता चलेगा, लक्षद्वीप एरियाज इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलरली जो है स्ट्रक्चर ऑफ फिजियोग्राफी एंड फिजियो, यानी फिजिकली हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीजें भारत में हैं। तो यहाँ पे आपको और जो कुछ चीजें यहाँ पे आएंगी, जैसे डेक्कन प्लेट्यूज हो गए, सेंट्रल हाईलैंड्स हो गए, नॉर्थन ईस्टर्न प्लेट्यूज हो गए, इनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आए अगली बात करते हैं, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरी जियोग्राफी का जो है हार्ट एंड सोल माना जाता है, कैसे बना इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास जो हैं, तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा डायरेक्ट सोर्सेज कौन से, यानी कैसे हमें पता चलता है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसे बना हुआ है, इसको डायरेक्ट सोर्सेज भी कहा जाता है। और दूसरा हमारे पास है इनडायरेक्ट सोर्सेज, यानी कि सूत्र हमारे पास क्या है। सो एक है इनडायरेक्ट, एक है डायरेक्ट सोर्सेज। जब हम डायरेक्ट सोर्सेज की बात करते हैं तो इसमें आपका कौन कौन सा एरिया आ जाता है भाई, सरफेस से पता करते हैं, रॉक से पता करते हैं, ठीक है। इनसे हमें पता चलता है कि किस तरीके से धरती बनी होगी। फिर ग्रेविटेशन फोर्स जो इंटीरियर है, अंदर क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट से ग्रेविटेशन के बात करते हैं, ठीक है। मैग्नेट की बात करते हैं किस तरीके से, और फिर सिस्मिक एक्टिविटी जो अंदर इंटीरियर में होती है। इसमें हमें एक और इंपॉर्टेंट बात पढ़नी पड़ती है जिसको हम कहते हैं अर्थ क्यूब। इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा किस तरीके से कोलाइड होता है। यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में। जो जो पॉइंट बता रहा हूँ उतने ही पढ़ने, ज्यादा उससे ज्यादा आप डीप में नहीं जाएंगे। टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे ही आपको कोर ऑफ द अर्थ पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ क्या है भाई, तो आप सब जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ तीन में पढ़ते हैं हम लोग। तीन में सबसे क्रस्ट एरिया कौन सा होता है, मेंटल एरिया कौन सा होता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर एरिया कौन सा होता है। तो तीनों के बारे में आप इसमें इतना ही पढ़ेंगे, प्लीज याद रखिएगा। आगे वाला टॉपिक आपको बताता है ड्रेनेज सिस्टम। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं क्लास 9 की एनसीईआरटी में भी, मैंने आपको बताया ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ पे जब ड्रेनेज सिस्टम आप पढ़ेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके से है। अब जब हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, तो यहाँ पे आ जाएगा पानी की बात, किस तरीके से आता है, थ्रू आउट द रिवर्स किस तरीके से बहती हैं। तो यहाँ पे जब हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में आप जाएंगे तो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे पढ़ना है भाई, तो महानदी हो गई जैसे, ठीक है, एक नदी। दूसरी नदी के बारे में गोदावरी के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, इसी चैप्टर में दिया हुआ है। कृष्णा रिवर के बारे में दिया हुआ है। अगला जो है नर्मदा रिवर के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। लुम्नी रिवर के बारे में दिया हुआ है, तो तप्ती के बारे में। तो एरिया वाइज आप जो है यहाँ पे रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर एक और तीन जो है मेजर हमारे पास, जब हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे तो आपको तीन रिवर्स के बारे में पढ़ना है, इंडस, ब्रह्मपुत्रा, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जी हाँ, गंगा रिवर के बारे में। इसको करंट में पढ़ना पड़ेगा। ये ऑलरेडी ये चैप्टर आप कंप्लीट कर चुके हो, क्लास 9 की एनसीईआरटी में भी आपको मिला है।
यहाँ पे जो याद रखिएगा कि ड्रेनेज पैटर्न कैसे होते हैं, यानी कि ड्रेनेज के पैटर्न कैसे हैं, किस तरीके का ड्रेनेज पैटर्न होता है। तो अलग अलग पैटर्न हमारे पास आते हैं, जैसे पैटर्न में हमारा डेंड्रिक हो गया, रेडियल हो गया, कैरिलस हो गया। तो उनके बारे में किस तरीके की शेप क्रिएट की जाती है वो आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, एक और टॉपिक जो हमारा आता है दैट इज अबाउट अ क्लाइमेट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। भारत का क्लाइमेट किस तरीके से है, तो ये चैप्टर भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो भारत का क्लाइमेट है वो किस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे आपको पहले पढ़ने पड़ेंगे फैक्टर। फैक्टर क्या क्या है सर, जो फैक्टर्स जो हैं रिलेट करते हैं। तो आपको याद होगा, एक तो इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्लाइमेट को बनाने के लिए लैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर हमारे यहाँ पे हिमालयन माउंटेन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जी हाँ, हिमालयन माउंटेन बुक में दिया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर कितना है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी कितना हमारा है, उसके हिसाब से डिस्टेंस फ्रॉम सी वो देखना पड़ेगा आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद फैक्टर रिलेटेड टू एयर प्रेशर किस तरीके से होते हैं। अच्छा, सीजन इन इंडिया कैसे, सीजन दिखाने पड़ेंगे आपको, भारत के अंदर कितने सीजन है, जैसे हम विंटर हो गया, समर हो गया, साउथ वेस्ट मानसून हो गया, और सीजन ऑफ रिट्रेक्टिंग ऑफ मानसून। तो वहां पे आप लोगों को इंडिया के पर्टिकुलरली मानसून के बारे में, तो यहाँ पे सीजन में मानसून बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इंडिया का सारा इसी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे क्लाइमेट में यही पढ़ेंगे आप लोग। उसके बाद एक और टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड ए सॉइल। आप सब जानते हैं कि यार जो कुछ भी हो रहा है वो तो सॉइल के ही ऊपर हो रहा है। अब सॉइल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट सॉइल्स पढ़नी पड़ेंगी। अब डिफरेंट सॉइल में जैसे ब्लैक सॉइल्स हो गई, ठीक है, ब्लैक सॉइल्स हो गई, एरिड सॉइल हो गई, फॉरेस्ट सॉइल हो गई, रेड एंड येलो सॉइल हो गई। और उसके बाद इन सॉइल्स में क्या क्या पाया जाता है, टाइप्स ऑफ इरोजन क्या होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट सॉइल के बाद टाइप्स ऑफ इरोजन, कितने टाइप्स ऑफ इरोजन होते हैं, प्लीज ये जब आप बना रहे होंगे नोट्स तो उस समय बुक के अंदर आपको दिखेगा। जैसे लैटिट्यूड हो गया, वाटर हो गया, शीवर हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सो इस टॉपिक से पर्टिकुलरली सॉइल में आप यही टॉपिक पढ़ेंगे। सो इस पूरी बुक में जो आप पढ़ रहे हैं बेटा, सिर्फ इतने ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मुझे पता है जब आप बड़ी किताब के लिए जाएंगे, स्टैंडर्ड लेवल के लिए जाएंगे, तो वहां पे ऑलरेडी काफी सारे टॉपिक फिर से रिलेवेंट हो जाएंगे। तो ये करना कि सर आगे का एक टॉपिक है जैसे वाटर इन द एटमॉस्फेयर कितना है, वो ऑलरेडी आपको आप बड़ी बुक में ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां से आपको फॉग या ये सारी चीजें पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं है। सो आई रिक्वेस्ट यू आप इस पे स्टिक करें। और जो क्लास 12 की एनसीईआरटी जियोग्राफी की है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बार बार आपको कह चुका हूं कि उसमें से काफी सारे पॉइंट जो है वो नहीं आते। बट आई होप दैट कि क्लास 11 की एनसीईआरटी में मैंने जो टॉपिक आपको बताए, मेरा काम आपको सिर्फ रास्ता दिखाना है। आई एम नॉट हियर सपोज टू बी डिस्कस एवरीथिंग, बट विच टॉपिक एंड विच पॉइंट इज इंपॉर्टेंट दैट इज लाइक यू नीड। सो उसको आप देखें, आप बुक खोलें अपनी, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं बुक खोलें और बुक को सामने रखें कि सुहेल सर ने ये वाला पॉइंट अंडरलाइन किया, उसको पढ़िए। और मेरे पे बिलीव नहीं करिए, आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन यहीं से आया है। तो हम लोगों का एनालिसिस क्या होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सर यही वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वो रीजन ये नहीं है कि वो टीचर को पता है, वो रीजन ये है कि डिमांड ऑफ द यूपीएससी और यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से वो लिखा गया है। सो हम भी उसी चीज को मानते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सबसे कि प्लीज खुदा के लिए सारे चैप्टर को पढ़ने की इंपॉर्टेंट जरूरत नहीं है। काफी सारी आगे जब आप स्टैंडर्ड लेवल पढ़ेंगे तो वहां पे आपको उस लेवल का पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एनसीईआरटी की तरफ देखेंगे तो काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इतना भी नहीं है कि खाली सारी एनसीईआरटी से ही वो पूछने जाएगा। हमारा यहाँ पे काम होना चाहिए माइंड मैप बनाना। हमारे सिर्फ यहाँ पे एक मेन एम होना चाहिए, हमारे डाउट्स और फाउंडेशन बन जानी चाहिए, यानी बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आपको भाई आपकी स्टैंडर्ड लेवल पे ही देखने को मिलेंगे। लेकिन जो चैप्टर मैंने आपको बताया बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये करंट अफेयर से रिलेट करते हैं। यकीन माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख लेके उठा के तो यहीं से सवाल बने। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। आई होप आपके घर में सब ठीक होंगे। कोविड 19 के कारण हालात बहुत ज्यादा खराब है, प्लीज अपने घरों में रहिए, मेरा यही सुझाव रहेगा। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा मोहब्बत और प्यार की जरूरत है। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। कल मिलता हूं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक बाय बाय।